Hello everyone. This is lecture number 3 of surface chemistry और आज हम कैटालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक, इमोशंस को अपने कंट्रोल करके रखना है क्योंकि मेन प्रॉब्लम जैसे कि आपको बताया था, नींद आ जाती है जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। तो अगर उस चीज़ को आप बचा ले जाएंगे तो बड़ी बात होगी। बोरिंग है बट अपने को इमोशंस के हिसाब से नहीं सोचना है, हमको एकदम ब्रूटली मार्क्स के हिसाब से सोचना है कि भाई ये है, इससे एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, 5 मार्क्स बोर्ड मार्क 5 मार्क्स की बोर्ड एग्ज़ाम में वेटेज है और एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और वो हमको अपनी जेब में डालना है। और ज़्यादातर अच्छे बच्चे कई बार ये सवाल कर भी नहीं पाते क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है कि इतना बोरिंग चैप्टर पढ़ेगा कौन। आइए पिछले क्लास के कुछ क्वेश्चंस थे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम उनको देखते हैं। पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, बहुत ही कम बच्चों ने होमवर्क भेजा है। केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट भी हुआ है, आप देख रहे हैं कि उसमें किस टाइप की कैसे मार्क्स आए। ठीक, कुछ लोगों ने अच्छा भी परफॉर्म किया है बट कई सारे लोगों ने टेस्ट ही नहीं दिया है, ये बहुत दुख की बात है। और कई सारे लोगों की परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं है। देखिए, टाइम लॉस्ट and time once gone, it's gone forever, it's not going to come back। सो आपको बार बार समझा रहे हैं, लॉकडाउन है चाहे लॉकडाउन नहीं है, जो भी सिचुएशन है, बट उस इस टाइम की भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आपको फ्यूचर में जाके जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो उन्हीं लोगों से compete करना होगा जो अभी आपके साथ में ही हैं, जो कि हैं लॉकडाउन में और जो पढ़ाई कर ही रहे हैं। तो कंपटीशन आप अपने लिए और चीज़ें मुश्किल करते जा रहे हैं ना पढ़ के। यूटिलाइज़ करें इस टाइम को। ठीक, यहाँ कोशिश करी जा रही है आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो ऑनलाइन मोड में अब पढ़ाते पढ़ाते कंफर्टेबल हो गया हूँ, तो मैं तो अपने तौर पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बस हाँ, ये है कि एकदम इंटरेक्शन उतना लाइव नहीं हो पा रहा है। तो मान लिया आप हम यहाँ पढ़ाते हैं, आप व्हाट्सएप पे सवाल भेजते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं। कई बार हम दूसरा काम भी कर रहे होते हैं क्योंकि जैसे ये आपको सपोज करिए लेक्चर है, इसे प्रिपेयर करने में भी पहले प्री प्रोडक्शन काफ़ी टाइम लगता है। दूसरे लेक्चर्स हैं, टेस्ट वेस्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो कई बार इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है कि डाउट भेजा भाई, आप तो वेट कर रहे हैं कि रिप्लाई आएगा, या आप सोच रहे हैं कि हम इधर खाली ही होंगे, बट कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि और जैसे चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन करें, स्मूथ बना पाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा स्टूडेंट्स के लिए। वर्किंग ऑन इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एज फार एज कंटेंट इज़ कंसर्न, मैं समझता हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री जैसा चैप्टर है, ये इवन फॉर दैट मैटर पिछला चैप्टर था हमारा केमिकल काइनेटिक्स, मैं अगर वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा रहा होता तो भी वैसा ही पढ़ा था। अगर वो 20 है तो मैं ये बोल सकता हूँ मैंने ऑनलाइन पढ़ाने में 20.5 ही दिया है, लेक्चर्स में अपने 19 नहीं किया हुआ है। हाँ, बट रिसेप्शन कितना रिसेप्टिव है स्टूडेंट्स, इसको हम गॉज नहीं कर सकते कि सामने वाले बच्चों को समझ में आ रही है बात या नहीं। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत से लोग नहीं पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। बट एज़ फार एज कंटेंट डिलीवरी इज़ कंसर्न, तो वो तो हमने उसमें कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इनफैक्ट और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी गई है। जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ऐसे रहेंगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने फॉलोड बाय लाइव क्लासेस, तो उसमें यही मोड रहेगा और ज़्यादा बेहतर आपको प्रॉब्ली बेस्ट इन क्लास कंटेंट आपको यहाँ दिया जाएगा, जो कि से नॉट ओनली इन आवर सिटी, प्रॉब्ली हम पूरी कंट्री में अगर कोई चैप्टर, क्योंकि अब तो ये ग्लोबल ऑडियंस है, वैसे सिर्फ जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड करी है वही देख सकेंगे। ये शायद ये लेक्चर्स अब सिर्फ ऐप पर ही अवेलेबल होगा, आज का भी अपलोडिंग के टाइम पे पता चलेगा। बट कोशिश करी जा रही है कि भाई एकदम मतलब आपको नेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ दी जाए, उसमें कहीं से कोई कमी बेशी नहीं हो। अपनी साइड से तो यही कोशिश है, लेट्स होप कि वैसे ही आप भी फील करें। चलिए पिछली क्लास के कुछ हम सवाल देख लेते हैं। क्या फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन में बदल सकता है हाई टेम्परेचर पर? बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, फिजिजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लो चाहिए होती है, केमिजॉर्प्शन के लिए हाई चाहिए होती है। तो फिजिजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर ही फिजिबल है, बट हाई टेम्परेचर पे अगर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब इतना टेम्परेचर है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस कर सके, तो जी हाँ,
आपके फिजिजॉर्प्शन चेंज हो सकता है केमिजॉर्प्शन में एट हाई टेम्परेचर। ठीक, फिर ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कि रेट ऑफ फिजिजॉर्प्शन कैसे वैरी करता है, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर के साथ, इंक्रीज़ इन प्रेशर के साथ, इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया के साथ। इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको बताया था भाई एड्जॉर्बेट जो बाहर से आते हैं, एड्जॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड करता है, फिर उस पर एड्जॉर्प्शन हो जाता है और हीट रिलीज़ होती है, इट इज़ एक्जोथर्मिक। आपको बताया था कि एड्जॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन इट्स एक्जोथर्मिक इन नेचर। अब डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट और रेट ऑफ फिजिजॉर्प्शन विल इंक्रीज। जी हाँ, ज़्यादा अच्छे से फिजिजॉर्प्शन, वो केमिकल प्रोसेस है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो तो उसको तो इक्विलिब्रियम के टर्म में सोचना है कि टेम्परेचर के घटाने पे इक्विलिब्रियम इधर जाएगा, यानी ज़्यादा एक्सटेंड से फिजिजॉर्प्शन होगा। इंक्रीजिंग प्रेशर से भी वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, तो भी जो है वो फिजिजॉर्प्शन बढ़ेगा। और सरफेस एरिया बढ़ाने से तो साइट्स ज़्यादा अवेलेबल होंगी तो भी एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, इंक्रीज इन प्रेशर फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, इंक्रीज इन सरफेस एरिया फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू साइज ऑफ पार्टिकल एड्जॉर्बेंट के यानी जो सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक, और प्रिवेलिंग टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड। एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिजॉर्प्शन। साइज ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द एड्जॉर्बेंट, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, size of the colloidal particle, larger is the surface area and thus greater is the adsorption। यानी अगर छोटा उनका साइज होगा तो उनका फिर मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक, और आपके एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। साइज़ छोटा होने का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, वॉल्यूम इतनी है बट साइज़ छोटा है, तो उतनी वॉल्यूम में ज़्यादा उस टाइप के पार्टिकल आ जाएंगे तो नेट सरफेस एरिया बढ़ जाता है। प्रेशर ऑफ गैस, ये तो हमने देखा हुआ है कि भाई हायर प्रेशर होगा तो ज़्यादा लोग आके चिपकेंगे, ठीक। बट अब देखिए पिछली क्लास में हमने फ्रिनलाय एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए फ्रिनलाय एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म के अकॉर्डिंग बहुत हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, बट हाँ हाउएवर इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर तो हमको मालूम ही है कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, बट हाउएवर इन केमिजॉर्प्शन इट इंक्रीजेज इनिशियली देन डिक्रीजेज। केमिजॉर्प्शन तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। फिर ये क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 में कौन जो है वो आपके ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, ठीक। तो अब ये क्या है, देखिए NH3 इज एड्जॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल टू अ लार्जर एक्सटेंट बिकॉज मोर इजीली लिक्विफाइबल गैस अंडरगोज एड्जॉर्प्शन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इजीली लिक्विफाइबल की मतलब आपकी एक ही वैल्यू है, इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज़्यादा होगा। ऑल्सो अमोनिया हैज़ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर दैन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वजह से भी, इस रीज़न से भी ये आपके ज़्यादा बेटर होगा। तो ये पिछली क्लास का था, फ्रिनलाय एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर कम होता जा रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ती जा रही है। ये पिछली क्लास की स्लाइड है हमारे सामने। तो आइए हम अपना डिस्कशन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विल टॉक अबाउट कैटालिसिस। कैटालिसिस, ठीक, देखिए आइए कैटालिसिस, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। कैटालिसिस, मैनी रिएक्शंस कैन बी एक्सेलरेटेड, डेफिनेशंस वगैरह है, चिंता नहीं करनी है आपको। ये नोट्स भी मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर, या बेस्ट तो यही होगा मोबाइल एप्लीकेशन पे हम भेज देंगे। मैनी रिएक्शंस कैन बी एक्सेलरेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज्ड chemically during the course of reaction. Such substance are called catalyst. Action of catalyst is specific for a reaction, ठीक, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके डालने से वो खुद कुछ नहीं करते मगर वो रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। Amount of catalyst should be unchanged at the end of reaction. It enters into chemical reaction and forms a complex with any of the reactants.
Complex is an intermediate and undergoes decomposition to give product of the reaction with the regeneration of catalyst molecule। यानी ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता, कैटलिस्ट रिएक्ट करता है बट रिएक्शन के बाद में जब रिएक्शन एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो हम वापस से कैटलिस्ट को रीऑब्टेन कर लेते हैं। ये एक मेन बात है। ये कोई नहीं कह रहा है कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता, कर सकता है रिएक्ट, बट वापस से हमको मिल जाने वाला है। और क्योंकि वो वापस से मिल जाने वाला है तो उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक चीज़ जब आपको दोबारा मिल जानी है तो यानी इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट विल कॉज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल MnO2 हम यूज़ कर लें तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 को बढ़ा देगा। ठीक। अब कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन, इट डज नॉट गिव एनर्जी टू द सिस्टम, इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया हुआ है। ठीक। अब ये देखिए, ये डेफिनेशन आ रही है हमारी स्कूल एग्जाम के लिए और अदरवाइज भी। कैटलिस्ट क्या होते हैं? Substance which alter the rate of chemical reaction and themselves remain quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst। ठीक। जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बदल दे मगर खुद में कोई चेंज नहीं आया, वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। आइए इसको ज़रा समझते हैं। ये देखिए KClO3, KCl और O2 ये हमको दे रहा है, बट यहीं पर अगर मैंने MnO2 यूज़ कर लिया तो MnO2 कैटलिस्ट है, वो काम कैसे कर रहा है ये देखिए। MnO2 कैटलिस्ट है, काम कैसे कर रहा है ये देखिए। ये रिएक्शन हो रहा था, ये हम केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक। ये रिएक्शन हो रहा था विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट की मदद से। जब हमने MnO2 यूज़ किया तो अब कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो एक दूसरे पाथवे से आएगा। जब दूसरे पाथवे से आएगा तो उस पाथवे की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो यार फिर रेट कांस्टेंट अपने आप ही बढ़ गया और कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है। कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही भाई, मान लिए कि 100 रुपये की एक चीज़ मिल रही थी तो मैंने ख़रीदने के लिए भी फिर ज़्यादा पैसे दिए गए, यार महंगी मिल रही। अब मुझे पता चला उस चीज़ के दाम ही कम हो गए हैं तो अब मैं फिर पैसे भी कम ही दे रहा हूँ, अब तो कम पैसे में ही वो चीज़ मिल जाएगी। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो अब हमें उतना टेम्परेचर की भी लागत की ज़रूरत नहीं करे, कम टेम्परेचर में ही बैरियर क्रॉस हो जाएगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ अपना, सस्ते में काम बनने लग गया, अपना रिएक्शन भी फास्टर होने लग गया। ठीक। तो ये MnO2 हमारा यहाँ पर कैटलिस्ट रहा। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल्टरनेटिव पाथवे से वो हमारे रिएक्शन को ले जाता है। ठीक। अब यहाँ पर कैटलिस्ट दो काम कर सकता है, हमें फ़ायदा भी पहुँचा सकता है, हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। बहुत ध्यान से देखिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी। पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी हमें फ़ायदा पहुँचाने वाला कैटलिस्ट। Catalyst changes the speed of reaction by making available a path other than the one which is followed by the reaction in the absence of catalyst। ठीक। If path is such that the presence of catalyst molecule lowers the energy, ठीक, activation energy of the reaction, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन भाई K बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, रेट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। सच अ कैटलिस्ट विच, जब यानी लिखने वाली बात ये आ गई। अगर मैं बोलूँ कि भाई अंडरलाइन क्या करना है, लिखने वाली बात इस यहाँ पर ये आ गई है। मैं आपसे बोलूँ अंडरलाइन करने वाली बात क्या है, तो बात ये है, ठीक, कि पॉजिटिव कैटलिस्ट इसे बोलते हैं। कैटलिस्ट विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक्सेलरेटर। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे SO2 O2 आई कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसके अंदर प्लैटिनम यूज़ कर लिया। फिर हेवर्स प्रोसेस है, इसके अंदर आयरन यूज़ कर लिया, तो ये कैटलिस्ट है। देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या, यही वाली चीज़ जो अभी हमने देखी कि भाई वो यहाँ पर आपके एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे, जो दूसरे पाथवे से ले जाएंगे, यहाँ पर एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे, तो फिर रेट अपने आप ही तेज़ होने लग जाएगा। तो कुछ और भी होते हैं भाई, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। निगेटिव कैटलिस्ट या फिर इनका नाम क्या है, इनहिबिटर। ठीक। देर आर सर्टेन सब्सटेंस विच एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर रिटार्ड इट रिएक्शन रेट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट, दे आर कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर। एग्जाम्पल्स, ठीक, एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स ये देखिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल्स, ये डेफिनेशन यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, काम आसान करिए अपना। पॉजिटिव कैटलिस्ट, सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट।
ठीक, एग्जाम्पल जैसे ये रहा एग्जाम्पल, हेबर्स प्रोसेस, ये रहा एग्जाम्पल। नेगेटिव कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्यों? बाई इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे H2O2 में आप H3PO4 या ग्लिसरॉल डाल दें तो डिकम्पोजिशन स्लो कर देता है। क्लोरोफॉर्म में आप इथाइल अल्कोहल डाल दें तो वो ये बनना स्लो कर देता है। टेट्रा इथाइल लेड जो है वो डाल दें पेट्रोल में तो वो नॉकिंग रिड्यूस कर देता है। ठीक, ये बेंजल्डिहाइड में जो है वो क्विनॉल डाल दें तो इसका ऑक्सीडेशन स्लो कर देता है। तो ये निगेटिव कैटलिस्ट है। ये होता क्यों है? घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं समझा रहा हूँ निगेटिव कैटलिस्ट का चक्कर क्यों होता है। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन था, नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैंने इसके अंदर निगेटिव कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, वो दूसरे पाथवे से ले जाएगा रिएक्शन को जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी और कम के बजाय ज़्यादा है, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यार ये तो मतलब मेरे लिए भारी पड़ गया कि मैं अपना जैसे तैसे जा रहा था, किसी ने कहा मैं आओ लिफ्ट दे दूँ तुमको, वो मुझे और खड्डे में गिरा के ले गया, तो फिर आपके प्रॉब्लम हो गई। निगेटिव कैटलिस्ट यानी धोखेबाजी चल रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको कि वो एक ऐसे पाथवे से ले जाएगा जहाँ ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, कम नहीं ज़्यादा। कुछ स्पेशल टर्म्स आ रहे हैं यहाँ कैटलिस्ट से रिलेटेड, उनको देखिए। सबसे पहला टर्म है प्रमोटर। ठीक, ये देखिए कैटलिस्ट नहीं है, ये कैटलिस्ट की मदद करने वाले हैं। ठीक, द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रमोटर्स, दे एक्टिवेट द कैटलिस्ट, दे आर नॉट कैटलिस्ट, दे आर नॉट कैटलिस्ट, दे एक्टिवेट द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ही मेन रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ये कैटलिस्ट की मदद कर रहे हैं प्रमोटर्स, प्रमोटर्स। ठीक, ये देखिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहीं से सीधे लिख लें, कोई प्रॉब्लम परेशानी की बात नहीं है। लाइट चली गई थी सो आ गई है। प्रमोटर्स substance which are not catalyst but its presence can increase the catalytic activity of catalyst। ठीक, they are called promoter। यानी promoter खुद catalyst नहीं है, they increase the catalytic activity of the catalyst। promoter increase the number of active sites on the surface। ठीक, जैसे अब ये देखिए बहुत आगे यूज़ होगा हेबर्स प्रोसेस, बार बार हेबर्स प्रोसेस, कि हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है? आयरन। ये तो कैटलिस्ट है, ये तो कैटलिस्ट है, ये कॉपी में लिखने वाली बात है, डेफिनेशन लिखने वाली बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर आयरन की मदद करने के लिए मॉलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में निकल कैटलिस्ट है, निकल की मदद करने के लिए कॉपर, ये क्या है? प्रमोटर है। ठीक, ये फिर आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोफॉर्माइलेशन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट है, उसकी मदद करने के लिए Cr2O3 प्रमोटर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर कैटलिस्ट नहीं होते, कैटलिस्ट की मदद करने वाले होते हैं। ठीक, एंटी कैटलिस्ट, ये एनिट लिखा हुआ है, एंटी होगा, एंटी कैटलिस्ट। ठीक, जो कैटलिस्ट को लिए नुकसान पहुंचाएं, दे डीएक्टिवेट द कैटलिस्ट, आर कॉल्ड एंटी कैटलिस्ट। ठीक, पॉइजन, ये दे डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट एंड द रिएक्शन एंड दस स्टॉप्स एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिडक्शन। ठीक, ये क्या चीज़ है? ये देखिए जैसे एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन, घबराना नहीं है, समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा, प्लस बोरिंग भी हो सकता है लगे बहुत ज़्यादा। मुझे तो एज अ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ये पकाऊ चैप्टर लगा था, बट आपको समहाउ कोशिश करना है, मैनेज करना है। मैं मतलब अपनी साइड से यही कर सकता हूँ कि यार उतना ख़राब ना लगे बस बट थोड़ा तो लगेगा ही, जो चीज़ है ही ख़राब, आपको करेले की सब्ज़ी कोई पनीर की तो लगने नहीं लग जाएगी। तो बट कोशिश करिए, नंबर इमोशनली मत सोचिए। कई सारे ऐसे बच्चे देखिए जो इमोशंस के चक्कर में ही कंपटीशन नहीं निकाल पाते। कहने का मतलब क्या है? हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, हम फिज़िक्स नहीं पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे। हमें बायो बहुत अच्छी लगती है, फिज़िक्स बहुत अच्छी लगती है, हम यही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। मैं इंजीनियरिंग वालों की अगर बात करें तो हमें मैथ्स अच्छी लगती है, फिज़िक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। हमें केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फिज़िक्स अच्छी लगती है, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। ये सब अप्रोच ही गलत है।
ये इमोशंस के जो भी चलता है उसका कंपटीशन निकलता ही नहीं है। हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है, हमें कुछ नहीं बुरा लगता है, हमें मार्क्स उठाने ज़्यादा से ज़्यादा, वो जहाँ से मिलेंगे मैं वो करूँगा। इस अप्रोच के साथ में यू शुड बी इनडिफरेंट अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा प्रोक्लेविटी कहीं दूसरे सब्जेक्ट के लिए नुकसानदेह नहीं हो जाए। सब में पहले बैलेंस मेंटेन करना है, फिर उसके बाद में मैं किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा एक्सेल कर जा रहा हूँ वो दूसरी चीज़ है, बट ख़राब किसी में नहीं होऊंगा। ये कंपटीशन निकालने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ख़राब आप किसी में होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छे आप सब में हो जाए, सब में नहीं तो एक में हो जाए, एक में नहीं तो दो में हो जाए, ख़राब किसी में नहीं हो सकते आप। ठीक, ये देखिए इसके अंदर मैं हाइड्रोजन डाल दे रहा हूँ और प्लैटिनम कैटलिस्ट है, तो एच 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 जुड़ता चला जाएगा, एच जुड़ता चला जाएगा, बहुत अच्छी बात है, जुड़ता चला जाएगा एच और लगता चला जाएगा। तो यहाँ पर एच लगा, यहाँ पर एच लगा, यहाँ पर एच लगा, यहाँ पर एच लगा, हो गया ये आपके एथेन बन गया C2H6। बट अगर वहीं पर हम हाइड्रोजनेशन में पैलाडियम BSO4 क्विनोलिन डाल दें तो ये आपके पॉइजन का काम करते हैं। ये एक बस एक एच एच जुड़ता है और फिर एल्काइन से एल्कीन बनता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक, रिएक्शन विल स्टॉप एट एथीन एंड एथेन विल नॉट बी फॉर्म। रिएक्शन स्टॉप्स एट एथीन, यानी पैलाडियम के साथ में हमने क्या डाला BSO4 और क्विनोलिन, तो रिएक्शन स्टॉप्स एट एथीन, उसके आगे रिएक्शन नहीं होगा, तो उसको हम पॉइजन कहते हैं। वी कॉल इट एज पॉइजन। ये देखिए कैटालिटिक पॉइजन ऑल्सो नोन एज एंटी कैटलिस्ट, ऑल्सो नोन एज कैटलिस्ट इनहिबिटर। ये सब नोट्स मिल जाएंगे आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। Substance which themselves are not catalyst but whose presence decreases the activity of catalyst, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपके कैटालिटिक पॉइजन। पॉइजनिंग इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। इसका आप ये समझा, ये खुद चिपक जाता है और मॉलिक्यूल्स को नहीं चिपकने देता है। अब जैसे हेबर्स प्रोसेस था, N2H2 आयरन तो कैटलिस्ट था, ये इसका पॉइजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S है, ये उसका पॉइजन है। SO2O2 में अभी हमने देखा था, देखिए यहाँ पर ये आपके कैटलिस्ट हो रहा था, वेनेडियम डाइऑक्साइड, अरे प्लैटिनम यहाँ पर कैटलिस्ट था। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए SO2O2, प्लैटिनम तो कैटलिस्ट है और ये कैटलिस्ट का दुश्मन है, आर्सेनिक सल्फाइड, H2S3 पॉइजन है। प्रोडक्ट बनाएगा मगर ख़राब कर देगा उसको। ठीक, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम ये रोजनमुंड रिडक्शन, RC डबल बॉन्ड OCl H2, पैलाडियम कैटलिस्ट है। BSO4 हमने यूज़ कर लिया तो एल्डिहाइड बन के गाड़ी रुक गई, वरना अगर ये BSO4 यूज़ नहीं करते तो एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होके उसको और हाइड्रोजन मिल जाते और अल्कोहल बन जाता, बट गाड़ी रोक दी कहाँ, एल्डिहाइड पे। ठीक, ऐसे ही और भी हमारे एग्जाम्पल हैं कि ये कौन कौन कैटलिस्ट कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या उसमें पॉइजन है, क्या चीज़ें। तो एक इम्पॉर्टेंट छोटी चीज़ आपने देखी, लिखते चले लिखते चले। कोई ये कह रहा है कि क्या पूरे पूरे पेज उतारे, नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस उतारे इंपॉर्टेंट, और फिर बाद में लेक्चर के ड्यूरेशन में ही पॉज करें, वहीं पे उतारे। अगर वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो मैं बाद में हैंड आउट तो भेजूंगा ही। मेहनत करिए, देखिए मेहनत करिए, मेहनत करिए। देखिए ये लेक्चर के बाद के नोट्स भी हमने, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ मैं भेज चुका हूँ, एक्सरसाइज 1 भेज चुका हूँ। उस लेक्चर के बाद में जो करनी होगी, ये नोट्स भी वही भेजूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमको देखना होगा। ठीक, आइए बड़ा करते हैं, ज़रा जूम इन करके पढ़ते हैं इसको। Catalyst remains unchanged in its composition and amount at the end of reaction। जब रिएक्शन ख़त्म होता है, रिएक्शन के बीच की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो जितना कैटलिस्ट डाला था उतना ही मिल जाएगा। ठीक, कंपोजिशन जो थी उसका जैसे बना हुआ था उतना ही मिल जाएगा। However, it may undergo some changes in its physical form. Solid catalyst may be recovered in powdered form। इतना चेंज हो सकता है कि भैया डाला सॉलिड था, अब जब मिल रहा है वो चूरा चूरा होके मिल रहा है, पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, बट मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज इनफ टू प्रमोट अ केमिकल रिएक्शन इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। देखिए जो चीज़ बार बार कंज्यूम तो हो नहीं रही है, बार बार रिफॉर्म हो जा रही है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको भर भर के डालने की, आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
ठीक। However, in certain homogeneous reactions, rate of reaction may depend upon concentration of the catalyst. हो सकता है, I'll come back to this point, I'll come back to this point, I'll come back to this point, आगे चल के एक illustration दिया हुआ है, I'll come back to this point। ठीक, अभी क्योंकि तो आप ये कह रहे हैं कि कम बैक क्यों भाई, ठीक, अभी क्यों नहीं समझा दे रहे, ये एक वर्ड है ना होमोजीनियस रिएक्शन, ये अभी आगे आ रहा है। ठीक, तो आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इन पे कोई प्रभाव, कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। यूज ऑफ कैटलिस्ट does not shift equilibrium of the reaction as it affect rate both forward and backward reaction to the same extent। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। ठीक, अब ये देखिए, ये surface chemistry can't help। Ability of catalyst to affect the rate of reaction is known as its activity। ये पता होने चाहिए, what do you mean by activity ऑफ अ कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट की क्षमता जिससे वो रेट ऑफ द रिएक्शन को प्रभावित कर सके, दैट इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक, एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज द वन दैट एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्ट्रांगली इनफ फॉर देम टू रिएक्ट but not so strongly that the product molecules adhere permanently to the surface of the catalyst। तो एक अच्छा कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्टेंट को एड्जॉर्ब कर ले, बट ये नहीं कि प्रोडक्ट बन गए तो वो भी वहीं पे भी एड्जॉर्ब कर लो, वहीं पे रहना, कहीं जाने ही नहीं देना। ठीक, प्रोडक्ट बनने के बाद जाने दे, तो एक अच्छा कैटलिस्ट कहलाता है। Chemisorption is the main factor in deciding the activity of catalyst। Chemisorption एक मेन फैक्टर होता है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिसाइड करने के लिए। ठीक, एड्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस पे कैटलिस्ट के ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना बहुत कमज़ोर होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि कैटलिटिक एक्टिविटी हो जाए। ठीक, द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज सिग्निफिकेंट इन द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। स्टोरिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डाला है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना लिया है, वाटर बना लिया है प्लैटिनम की प्रेजेंस में। यूज ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट इन्हांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक, प्लैटिनम के डालने से रेट काफ़ी तेज़ बढ़ गया इसका। तो ये हमने आपके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है अदरवाइज भी, सो यू नीड टू पे अटेंशन। एक बात क्या लिखी हुई है ये देखिए, ग्रुप 5 से लेके 11 तक बढ़ने में एक्टिविटी बढ़ती जाती है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की। ये देखिए, ग्रुप 5 का मतलब क्या, वेनेडियम। ग्रुप 11 का मतलब क्या, कॉपर। जब मैं यहाँ से यहाँ बढ़ रहा हूँ तो कैटालिटिक एक्टिविटी भी मेरी इंक्रीज़ होती जा रही है, यानी वेनेडियम से ज़्यादा, क्रोमियम से ज़्यादा, मैंगनीज से ज़्यादा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक, तो मेटल ऑफ ग्रुप 5 to 11 शोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये तो बात हो गई एक्टिविटी, कितनी तेजी से आप रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ा रहे हैं। एक दूसरी चीज़ आती है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिविटी। यानी आप देखिए, वही रिएजेंट और कैटलिस्ट निकल तो ये प्रोडक्ट बना रहा है, वही CO और H2 मगर कैटलिस्ट क्या, कॉपर जिंक ऑक्साइड CrO3, तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। वही COH2 मगर कैटलिस्ट क्या, कॉपर, तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यानी जो क्या रिएक्टेंट वही है मगर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये निर्धारित करेगा कि हमने क्या कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है। तो यही हमारी डेफिनेशन आ रही है, पढ़िए। एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू अफेक्ट द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन एंड प्रिवेंट द अदर साइड रिएक्शन इज नोन एज सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यानी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही आप बनाएं और कोई नहीं बनाए। CO और H2 डाला है तो 3 प्रोडक्ट बन सकते थे, मगर क्योंकि निकल डाल दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH4 ही बनेगा प्लस H2 के साथ में। तो यानी कैटलिस्ट एक बिल्कुल सेलेक्टिव वे में काम कर रहा है। दिस इज ठीक, catalyst thus directs the reaction to yield desired products and improved yield। This is also known as specificity of catalyst, which implies that the use of catalyst is specific to
इज स्पेसिफिक टू अ रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल ये इलस्ट्रेशन आपको ध्यान में रखने होंगे, ये तीनों इलस्ट्रेशन ध्यान में रखने होंगे कि वही CO और H2N निकल डाला तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड Cr2O3 डाला तो क्या बन रहा है, सिर्फ कॉपर डाला तो क्या बन रहा है। यू नीड टू कीप इट इन माइंड, यू नीड टू कीप इट इन माइंड। ठीक, अब ये हमारे लिए सवाल आ गया, हाउ डज कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डिस्कस द रोल ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन इन कैटलिस्ट। ठीक, एड्जॉर्प्शन से पहले आइए चिपकेंगे, रिएक्ट करेंगे, फिर डिसॉर्प्शन, फिर निकल जाएंगे। ठीक, और फिर तीसरा क्वेश्चन, नेम 2 फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन्स अनचेंज व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाँ, देखिए यहाँ से हम अपना डिस्कशन फिर बढ़ाते हैं, टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस। टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस, कैसे कैसे कैटालिटिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले होमोजीनियस कैटालिसिस, बहुत सिंपल सा वर्ड है, जहाँ हर किसी का फेस सेम हो। ये देखिए, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, सब लोग गैस है, तो ये होमोजीनियस है। ठीक, सब लोग गैस है तो ये होमोजीनियस है। ठीक, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है? In this catalytic reaction, catalyst is in the same phase as the reactant. In gaseous phase, an example of homogeneous catalyst is the use of NO to accelerate the reaction between CO and O2. तो सब लोग एक फेज में, reactant as well as product as well as catalyst, तो वो homogeneous कहलाएगा। अगर यही solution phase में, तो देखिए ये liquid, ये liquid, ये liquid, ये liquid, ये भी liquid, ठीक, तो ये भी आपके होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या, एक सॉलिड हो जाए दूसरा गैस हो जाए। तो इन दिस कैटालिटिक रिएक्शन कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट से अलग फेज में होंगे तो वो हेट्रोजीनियस कहलाएगा। ठीक, अब ये देखिए, निकल सॉलिड होता है, हाइड्रोजन सबस्ट्रेट है, यहाँ पर आपके वही होना है, रिएक्शन होना है। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होना है, बट ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल होगा। क्यों भाई, क्यों हेट्रोजीनियस? क्यों हेट्रोजीनियस? इसलिए कि भाई निकल सॉलिड है, हाइड्रोजन तो गैस है। ठीक, इथीन मॉलिक्यूल, अब थोड़ी सी समझाया उसके, इथीन मॉलिक्यूल आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ निकल, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड टू बॉन्ड इट टू द निकल सरफेस। सॉलिड प्लैटिनम V2O5 कैटालाइसिस द ऑक्सीडेशन, वो भी हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होगा, क्योंकि आयरन सॉलिड है, SO2 गैस है। ठीक, गोल्ड एक्टिंग एज कैटलिस्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हेट्रोजीनियस का मतलब सीधा है कि एक चीज़ अलग हो। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। ठीक, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो यू नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू देम। ठीक, यू नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू देम। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। देखिए, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, ऑटो कैटालिसिस, यानी स्वयं कोई चीज़ अपने आप को कैटालाइज कर रही है। डेफिनेशन ध्यान से देखें, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी होंगे। हम यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉड्यूल के सवाल, टेस्ट सीरीज़ के सवाल, कुछ भी कहीं पे भी कोई हाई लेवल की भी चीज़ पूछी गए तो भी आंसर कर पाए। ऑटो कैटालिसिस, when product formed in course of reaction speeds up the reaction, यानी जो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बन रहा है वही फिर आपके रिएक्शन को स्पीड बढ़ा दे रहा है। ठीक, देन फिनोमेना इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो, लाइक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो ये बिल्कुल अंडरलाइन करके समझना बनता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर बाय वाटर इज ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस सिंस द एसिड लिबरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैटालाइज द रिएक्शन। देखिए क्या बात कही जा रही है, इसको समझिए, ये क्या कहा जा रहा है, इसको समझिए। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए, आइए हम क्यों समझते हैं। दिस इज एस्टर, ये वो एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर डाला है, क्या बना,
एसिटिक एसिड और अल्कोहल। अब एसिटिक एसिड खुद H प्लस रिलीज़ करेगा, और क्योंकि वो H प्लस रिलीज़ करेगा तो वो उसके रिएक्शन को और फास्टर बना देंगे। तो हमने बाहर से H प्लस नहीं डाला, एसिड का ही H प्लस यहाँ पर जा रहा है और भी रिएक्शन आसानी से कर रहा है, तो बहुत तेज़ी के साथ में रिएक्शन हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कैटलिस्ट। कि MnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन होता है तो वो Mn मैंगनीज +2 में चला जाता है, तो +7 से +2 में, तो ये फिर उसके बाद में दूसरे रिएक्शन और कर सकते हैं। तो लाइक दिस इज एन एग्जांपल, K2SO4 इज एन एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट। कॉपर का HNO3 के साथ में रिएक्शन होता है तो CuNO3 होल ट्वाइस HNO3 H2O, HNO2 इज एन एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि वो और फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ावा देता है। तो ये हमारे ऑटो कैटलिस्ट की डेफिनेशन हो गई कि प्रोडक्ट ही रिएक्शन को बढ़ावा दे। इंड्यूस कैटालिसिस, ठीक, ये क्या है? वन रिएक्शन इन्फ्लुएंस द रेट ऑन ऑफ अनदर रिएक्शन दैट डज नॉट अकर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। मगर मतलब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन की मदद करेगा, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल रिडक्शन ऑफ HgCl2 बाय ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस एट मच फास्टर रेट इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक, दिस इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ KMnO4 बाय ऑक्जेलिक एसिड फर्दर इंड्यूसिंग द रिडक्शन ऑफ HgCl2, ठीक। यानी ये क्या चीज़ है, देखिए इंड्यूस कैटलिस्ट क्या चीज़ है कि एक रिएक्शन जो है वो क्या कहते हैं का जो रिएक्शन हो रहा है प्रोडक्ट बनने में वो दूसरे रिएक्शन को इम्पैक्ट करेगा। इंड्यूस कैटलिस्ट, ये देखिए अच्छी डेफिनेशन आ रही है। व्हेन वन रिएक्शन कैटलाइजेज another reaction, then phenomena is called as induced catalyst and the reaction is called induced catalyst, ठीक। सोडियम सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू Na2SO4 एटमॉस्फेयर में, बट सोडियम आर्सेनेट Na3ASO3 डज नॉट ऑक्सीडाइज, बट जब दोनों को साथ में रखा जाएगा तो फिर हो जाता है Na2ASO3 का भी जो है वो आपके कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। HgCl2 वाला एग्जाम्पल अभी आपको दिया ही था। ठीक, एसिड बेस कैटलिस्ट। अब ये देखिए यहाँ होमोजीनियस कैटालिसिस आएगा। ये देखिए रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, एग्जाम्पल। अब देखिए अगर मैं इसका रेट का टर्म लिखने को आपसे बोलूँगा यहाँ पे, तो रेट का टर्म क्या होगा? रेट बराबर K एस्टर H2O H प्लस। जैसा कि हम केमिकल काइनेटिक्स में भी बता चुके हैं कि H2O बहुत ज़्यादा फिर कोई है कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो रेट विल गिव मी K डैश एस्टर H प्लस, ये हो गया। अब H प्लस ही वही, इसीलिए उसे ऑटो कैटालिसिस कहा जा रहा था कि जब इससे भी H प्लस बनेगा और ज़्यादा H प्लस बनेगा तो रिएक्शन, वो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इसीलिए उसे ऑटो कैटालिस्ट बोल रहे थे, ठीक। एसिड बेस कैटलिस्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दोनों पिछले चैप्टर में देखे थे। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस कैटलिस्ट, ये एसिड बेस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक। यहाँ से हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, क्लियर कर लूँ मैं। थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। पहले तो इस वर्ड को मतलब हमें समझना है कि अलग अलग फेज हैं। देखिए N2 और H2 गैस हैं, जबकि आयरन क्या है? एक सॉलिड है, कैटलिस्ट है, सरफेस प्रोवाइडर है। तो कैसे काम करता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक। A catalytic process in which catalyst and the reactants are present in different phases is known as heterogeneous catalysis। ये हमने देखा है कि जहाँ डिफरेंट फेज में वो चीज़ सॉलिड है तो एक चीज़ गैस है, तो उसको हम आपके हेट्रोजीनियस बोलते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने, हेबर्स प्रोसेस, N2H2NH3, आयरन लिया हुआ है, मॉलिब्डेनम भी लेना पड़ेगा, नहीं लिया है बट लेना पड़ेगा, प्रमोटर है, हेबर्स प्रोसेस। Reaction takes place on the surface of iron catalyst that contains traces of aluminum and potassium oxides, ठीक। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो सरफेस यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आयरन है, आयरन। अब इसके सरफेस से आके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ऊपर से हाइड्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, उसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना, ठीक। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स पहले अपने बॉन्ड तोड़ते हैं क्योंकि उस पर अटैच होने के बाद में, ठीक। हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म अमोनिया, फाइनली कंप्लीट अमोनिया मॉलिक्यूल ब्रेक्स अवे, ठीक, फ्रीइंग द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट फॉर फर्दर रिएक्शन। ठीक, ये आते हैं यहाँ पर सरफेस पर आते हैं, एड्जॉर्ब होके आपस में बॉन्ड बनाते हैं और फिर फ्री होके चले जाते हैं। ठीक, दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। वो देखिए मॉलिक्यूल्स आए, मॉलिक्यूल्स चिपके, मॉलिक्यूल ने आपस में रिएक्ट किया, फिर आपके मॉलिक्यूल्स डिजॉर्प्शन हुआ और फिर मॉलिक्यूल चले गए। ठीक, इसको अब ये इस थ्योरी को हम कैटालिटिक एक्शन कैसे काम करता है, जैसे कि पहले बताया एक दूसरे पाथवे से ले जाता है जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो पहली तो वही है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। ठीक, कैटलिक फॉर्म्स आर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। वो फिर जो है वो दिस इंटरमीडिएट रेडिली रिएक्ट्स विद अदर रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट इज ऑब्टेन्ड बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो ये समझाया कि ए बी को सी डी देना था, तो पहले ए ने एक्स के साथ रिएक्ट करके सी बनाया, ए एक्स बनाया, ए एक्स को फिर बी मिला तो उसने डी बनाया और फिर वापस से एक्स बना दिया। तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी है। एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या है, ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, देखेंगे। अ लेटर थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिटिक एक्शन इन थ्योरी हैज़ बीन फर्दर मॉडिफाइड। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बस यहाँ पढ़ना है, लिखने के काम की चीज़ बाद में आएगी। Surface of catalyst has active site on which one of the more reactant get adsorbed in the form of unimolecular layer because of some unsatisfied valence electron of the catalyst. If both the reactant molecules are absorbed on the surface, reaction takes place readily due to close proximity of reactants. ठीक, अगर दोनों अटैच हो गए तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। अगर एक ही अटैच हुआ, if one reactant molecule is attached to the surface, it may be hit by other reacting molecule freely as gas or liquid. The product formed are dissolved. प्रोडक्ट बनने के बाद में चले जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। वो सरफेस दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि फिर से, भाई आप किसी मान लीजिए जो है वो लॉज वॉज में फंक्शन करने जाते हैं अपना, तो वहाँ रहने थोड़ी लग जाते हैं। गए लॉज में फंक्शन किया, शाम वाम में वापस आ गए ताकि अगले दिन दूसरे का फंक्शन होगा। तो डिजॉर्प्शन तो इसलिए ज़रूरी है। अब ये स्टेप्स देख लीजिए, हैव अ लुक एट दीज स्टेप्स इस सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये देखिए कैसे होता है। The steps involved in the mechanism of heterogeneous catalyst are listed below. This snapshot has been taken from NCERT. It is very important, इसलिए ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये हमारा कैटलिस्ट का सरफेस था। यहाँ ए और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इसके पास में आते हैं डिफ्यूज़ होके, फिर एड्जॉर्प्शन हो जाता है, ए और बी अलग अलग ही सही चिपक जाते हैं क्योंकि चिपके हुए रहते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। ए और बी अपना आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, एड्जॉर्प्शन होने के बाद में ए और बी बॉन्ड बनाते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, फिर डिजॉर्प्शन हो जाता है। डिजॉर्प्शन मतलब बॉन्ड बना के यहाँ से चले जाते हैं, तो डिजॉर्प्शन हो जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस की जंबलिंग करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले डिफ्यूजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, फिर एड्जॉर्प्शन, फिर आपके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाना, फिर प्रोडक्ट बनाना, फिर डिजॉर्प्शन और फिर डिफ्यूजन अवे फ्रॉम दी सरफेस। तो ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स पहले आए, फिर एड्जॉर्ब हुए, फिर प्रोडक्ट बनाया, फिर डिजॉर्ब हुए, फिर देन दे गेट अवे। ठीक, तो इन दो थ्योरी, एड्जॉर्प्शन थ्योरी, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी को कंबाइन करके हम कैटालिटिक एक्शन को समझा सकते हैं कि क्यों हो रहा है कैटालिस्ट एक्शन। ये देखिए, ये एक बहुत डीएनएफ ब्लॉक में क्वेश्चन आएगा, ये उसका आंसर है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ट्रांजिशन मेटल इतने ज़्यादा क्यों यूज़ हो रहे हैं कैटालिटिक एक्शन दिखाने के लिए। ठीक, क्योंकि वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, सरफेस एरिया एड्जॉर्प्शन इनके लिए ज़्यादा है, दे कैन फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, उससे वो डिफरेंट पाथवे दे सकते हैं विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारे रीज़न, ये सारे कारण हैं। ठीक, बहुत सारे उसको कैटालिटिक एक्टिविटी को ये एक्सप्लेन कर दे रहा है।
आगे डिस्कशन हम अपना आगे बढ़ा रहे हैं अब एंजाइम कैटालिसिस पे, एंजाइम कैटालिसिस पे। सो हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं एंजाइम कैटालिसिस पे। देखिए एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, ये देखिए सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन आ रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिनेशन ऑफ एंजाइम, दे आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल नोन एज एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस करता है, आप सॉरी, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज एंजाइम। यानी एंजाइम कौन, लिविंग बीइंग ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक, वो बताया। फिर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, न्यूमरस रिएक्शन इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस। एंजाइम्स का एक और नाम क्या है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। दे आर ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम का एक और नाम है बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ये देखिए, अब ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखने। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं विच यू नीड टू रिमेंबर। इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, यूरिएस, ठीक, यानी शुगर किस में जा रहा है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, इन्वर्टेज में। ठीक, फिर ग्लूकोज जो है वो जाइमेज जो है वो उसको कन्वर्ट कर दे रहा है एथेनॉल में। फिर स्टार्च को जो है वो डायस्टोज कन्वर्ट कर दे रहा है माल्टोज में। ठीक, फिर यूरिया की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो उसमें यूरिएज यूज हो रहा है एज एन एंजाइम। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस एंजाइम। डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम, पेटाइलिन इन द सलाइवा, टाइलिन इन द सलाइवा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। पेट के अंदर पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि फिर आपके जो है वो नॉर्मल प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, मतलब अमाइनो एसिड्स को तोड़ता है। ठीक, एंजाइम्स क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कोई जो एक चीज़ बनानी है उसी को बनाएंगे। तो एंजाइम्स शो फार ग्रेटर स्पेसिफिसिटी फॉर रिएक्टेंट, ठीक, एंड फॉर देयर प्रोडक्ट्स दैन शोन बाय मोस्ट केमिकल कैटलिस्ट। केमिकल कैटलिस्ट का रिएक्शन प्रोडक्ट बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बट एंजाइम्स जो कि बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा आपके हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ 1000 अमाइनो एसिड रेसिड्यू आर सिंथेसाइज वर्चुअली विदाउट एरर। एरर नहीं आता है इनमें। ये देखिए, वो माल्टोज और वाटर पे साथ में रिएक्ट कर देगा ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए, बट डाइसैकराइड, सुक्रोज और लैक्टोज पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा। कॉमन नेम फॉर एंजाइम्स ये दिया हुआ है, जैसे पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। ये इसके लिए आप एनसीईआरटी को एक बार बहुत अच्छे से देखेंगे, ये सारे नाम यहीं पर याद कर लें। केन शुगर, इन्वर्टेज, ये जाइमेज, डायस्टेज, यूरिएज, ये सारे नाम याद कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की ख़ास बातें क्या हैं? एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाना है तो वही बनाएंगे। ठीक, एंजाइम शो हाई स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स फिजियोलॉजिकल सबस्ट्रेट। स्लाइट नेचर जो है वो स्वीकार नहीं करता उनको। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी फाइन ट्यून्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब एक्टिविटी जो है हम उनकी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक, ये बहुत ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन आर फास्टर देन दोज ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 10 की पावर 8 से 10 की पावर 12। बहुत ज़्यादा रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, दे परमिट रिएक्शन टू टेक प्लेस एट रीजनेबल रेट्स अंडर माइल्ड कंडीशन। ठीक, ये बताया। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इनहिबिटर्स एंड पॉइजन, वो तो हमने देख ही लिया, इनहिबिटर और पॉइजन किसके साथ में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, ये इंटेक्स क्वेश्चन है 5.4, 5.5, 5.6, ये आपको सवाल करने हैं, ये काइंड ऑफ होमवर्क है। ठीक,
मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट ये कैसे काम करता है, ये डिटेल में आगे चीज़ें आती हैं, तो बस एक ये नॉर्मल आपको हल्की फुल्की इसकी रीडिंग देनी है और कुछ नहीं करनी है, यहाँ से कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक। मतलब मैकेनिज्म ओनली रीडिंग, चाहे यहाँ से दे लेंगे चाहे एनसीईआरटी से दे लेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, एंजाइम एक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सीक्वेंस। एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, पहले वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वहाँ से एंजाइम तो वापस मिल जाता है, और क्या मिल जाता है हमको, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अगर जो है वो फास्ट है, सेकंड स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग है, तो रेट इज इक्वल टू KES। फिर ऐसी हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, ये माल्टोज बनाएंगे, वो फिर पानी के साथ में रिएक्ट करके माल्टेज और 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज बनाएंगे। तो ये एंजाइम कैटालिसिस वाला रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या क्या रहता है, ठीक, पहले एक्टिव साइट से जाके जो हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर जाता है, और फिर उसके बाद में रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। तो एंजाइम हुआ, सबस्ट्रेट है, ये कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक। और कॉम्प्लेक्स बनने से आमतौर पे यही देखा गया है कि एंजाइम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, ठीक। तो उसको हम इंड्यूस फिट बोलते हैं कि एंजाइम अपने शेप में ऐसे चेंजेस लेके आता है कि जो सबस्ट्रेट है वो एकदम फिट बैठ जाए उसके अंदर, तो दैट इज नोन एज इंड्यूस फिट। Binding of substrate causes certain bonds to become strain and break more easily, ठीक। मतलब मेन चीज़ यही है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, वहाँ से एंजाइम और प्रोडक्ट। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या है ये देख लीजिए, इधर ये डायग्राम से ही देख लीजिए। ये देखिए, ये एंजाइम था, इसका इस प्रकार का शेप था, ये सबस्ट्रेट था, एक देखिए स्क्वायर है, एक सर्किल है, तो इसने अपना अंदर ऐसे ही वो किया कि स्क्वायर और सर्किल एक खांचे में फेड बैठ जाए। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट निकाल दिया, प्रोडक्ट बन गया। जो चीज़ पहले से थी वो तो है ही, जो चीज़ थी वो आपके ये निकल गए, और ये हमको नई चीज़ ऑब्टेन हो गई, प्रोडक्ट। तो ये लाइक दिस इज़ लॉक एंड की मैकेनिज्म कि एंजाइम कोई पर्टिकुलर साइट पे जाके आपके अटैच हो सकते हैं, और वही लोग एंजाइमेटिक एक्शन किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे दिखा सकते हैं। इंडस्ट्रियल ये रिएक्शन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे मैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा कि हेबर्स प्रोसेस में क्या यूज़ हो रहा है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या यूज़ हो रहा है, लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या यूज़ हो रहा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वही वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ हो रही है, डेकन्स प्रोसेस किसके लिए होता है, HCl से Cl2 गैस बनाने के लिए, और उसमें ये यूज़ हो रहा है। बॉश प्रोसेस हमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था, वाटर गैस है, उसमें ये यूज़ हो रहा है, ठीक। मिथेनॉल की सिंथेसिस, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये सारे आपके सारे कैटलिस्ट और सारे जितने भी रिएजेंट हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के करना है। ये हमारा होमवर्क आ रहा है इस क्लास के लिए। देखिए, उन एंजाइम्स का नाम बताइए जो कि कैटलाइज करते हैं, जैसे यूरिया का यूरिएज, इन्वर्ट शुगर का माल्टोस का, ठीक। एंजाइम एक्शन इन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इन स्टमक एंड एंजाइम, ठीक। फिर ये कुछ कैटलिस्ट हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है वो बताना है आपको। थर्माइट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है वो बताना है आपको। लास्ट ये हमारा आर्टिकल है शेप, देखिए एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट है, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं, आइए पहले इनको समझते हैं, फिर शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस समझते हैं। देखिए, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस catalyst are those catalysts whose reaction depend on the pore structure of the catalyst and size of reactant and product molecules। पोर स्ट्रक्चर मतलब उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके साइज पे डिपेंड करता है, और मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट हैं वो किस साइज के, उन पे डिपेंड करता है। इन सच रिएक्शन जियोलाइट्स आर कॉमनली यूज्ड एज कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट selectively fit into the pores एंड कैविटीज़ ऑफ जियोलाइट्स। उनके अंदर इतने ऐसे इस टाइप से ओपनिंग्स रहती हैं कि सब लोग नहीं जुड़ सकते उनसे।
जियोलाइट्स आर नेचुरली अकरिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिनियोसिलिकेट्स ऑफ जनरल फार्मूला है। जियोलाइट्स क्या होते हैं? एल्यूमिनियोसिलिकेट्स वेयर एन इज चार्ज ऑन मेटल आयन, ठीक। एम इज यूजुअली Na प्लस, K प्लस, Ca प्लस, एंड m इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। ये सब लिख दिया, विच इज़ हाईली वेरिएबल, जो कि वेरिएबल चीज़ है। कैरेक्टर ऑफ जियोलाइट इज द ओपननेस ऑफ हनी कॉम लाइक नेटवर्क। ये देखिए हनी कॉम लाइक नेटवर्क का क्या मतलब है यहाँ पर, इस टाइप से, इस टाइप से। They consist of three-dimensional network of silicates in which some sites have been replaced by aluminium atoms, giving rise to aluminium oxygen silicon network. Zeolites have pores of various sizes and act as molecular sieves. Sieves किसको बोलते हैं? छन्नी को। Sieves किसको बोलते हैं? छन्नी को बोलते हैं। To achieve this, zeolites are heated in vacuum so that water of hydration is lost. Once the water is removed, zeolite structure become porous. पोरस मतलब कि उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिनके थ्रू हमारा रिएक्टेंट जाएंगे। पोर साइज इन जियोलाइट्स, यानी छेद का साइज जो है वो 260 से 740 पिकोमीटर है। साइज ऑफ पोरस कैविटीज इन्फ्लुएंसेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ओनली दोज मॉलिक्यूल्स कैन बी एडजॉर्ब्स इन द पोर्स हुज साइज आर स्मॉल इनफ। यानी छेद के अंदर वो जाएंगे जिनका साइज पोर से भी छोटा हो। भाई छेद से छोटे होगे तभी तो छेद के अंदर जाओगे यार, नॉर्मल सी बात है। दिस फैसिलिटेट्स द मॉलिक्यूल्स टू एंटर द कैविटी एंड लीव इजीली, हेंस जियोलाइट एक्ट एज सेलेक्टिव एडजॉर्बेंट। यानी क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि इतना बोरिंग है कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते नींद आने लग गई, आपको पढ़ते पढ़ते नहीं आ रही होगी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। कि जियोलाइट्स सेलेक्टिव एडजॉर्बेंट की तरह एक्ट करते हैं कि भाई छोटे छेद में अंदर जो चला गया वो तो एडजॉर्ब हो गया, बाकी नहीं हुए, ठीक। जियोलाइट आर यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बट दे आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंज मटेरियल, हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज, ठीक। आप देखिए हमने पढ़ा था हाइड्रोजन वाले चैप्टर में परम्यूटेड जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। However, they continue to be used as selective adsorbent for gases or liquids. A large number of zeolites are now prepared synthetically to meet specific catalytic requirement. For example, a synthetic zeolite ZSM5 molecular formula दे रखा है, specifically designed to use in petroleum industry. It is used to bring about dehydration of alcohols to convert them into mixture of hydrocarbons that can be used in petrol with high octane number, ठीक। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसमें, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, ठीक। ये देखिए, सम जियोलाइट्स आर यूज्ड टू सेपरेट लॉन्ग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन फ्रॉम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एक्सप्लेन हाउ दिस सेपरेशन इज पॉसिबल, ठीक। तो जियोलाइट्स ये बहुत छोटे छोटे, इसमें माइक्रोपोर्स होते हैं, पोर का साइज़ बहुत छोटा होता है। वही मॉलिक्यूल जो कि बहुत छोटे हो साइज़ में वो एड्जॉर्ब हो पाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल नहीं हो पाते एड्जॉर्ब। जियोलाइट सेलेक्टिवली एड्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूलर सीव की तरह, छन्नी की तरह। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कैन एड्जॉर्ब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड नॉट ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन छोटे रहेंगे, वो सीधे सीधे सट सट निकल लेंगे। ब्रांच चेन थोड़े से फैले हुए रहेंगे, चौड़े रहेंगे, वो एड्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। हेंस जियोलाइट्स आर यूज्ड टू सेपरेट लॉन्ग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन फ्रॉम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ये हमारा कैटालिसिस का पूरा पार्ट है जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। आगे की क्लासेस में जाने से पहले आप ये लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एक बार पढ़ लें, भले ही कितना ही कम्बरसम लगे, इनके क्वेश्चंस कर लें। जी हाँ, क्वेश्चंस हमारे पास में अवेलेबल हैं। ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि क्वेश्चंस, वी हैव क्वेश्चंस अवेलेबल विद अस। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये देखिए ये क्वेश्चंस हमारे पास में, इनकी फ़ाइल जो है वो मैंने आपको अब जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें अटैच कर दी है, और ये भी लिख दिया है कि कहाँ से करने। अभी क्योंकि कोलॉइड्स के भी क्वेश्चन है, बट आपको कहाँ से करने हैं सवाल वो बता दिया है। एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 ऑनवर्ड्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है यहाँ पे। 34 ऑनवर्ड्स आपको सवाल करने हैं, और
कहाँ तक करनी है वो भी बता दे रहा हूँ। 62 तक, 34 से लेके 34 से 62 तक ये वाले सवाल आपको करने रहेंगे। ऐप में मैंने अटैच करके भेज दिया। इस लेक्चर के क्लास नोट्स भी जो हैं ये हमारे, ये भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे अटैचमेंट की फॉर्म में मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने ऐप नहीं डाउनलोड करी है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हो सकता है ये वीडियो भी शायद आपको मोबाइल ऐप पर ही अब अवेलेबल हो। तो विद दिस नोट पढ़ाई करते रहिए। ये सरफेस केमिस्ट्री वाला हमारा चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। छोटा चैप्टर है और क्योंकि इस मोड में पढ़ा रहे हैं तो और भी जल्दी आप ये समझ लीजिए हो जा रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इस हफ्ते शायद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए, इस हफ्ते चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। तो विद दिस नोट लेट अस एंड दिस क्लास, विल कंटिन्यू इन लेक्चर नंबर 4। थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, ये क्वेश्चंस करिए, मुझे भेजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। अब अगला इसमें स्टफ स्टार्ट होगा आगे कोलॉइड्स का। यानी अगर मैं बोलूँगी भाई सरफेस केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोलॉइड। अगर 10 सवाल हैं सरफेस केमिस्ट्री के तो 10 में से 8 क्वेश्चन कोलॉइड पर ही बनते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा है इस पर बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप अब स्टार्ट होगा, कोलॉइड्स अब स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच।